फ्रेंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करेंगे मानव शारीरिकी। यानी हमने आपसे कहा था लाइफ साइंस के हम पोर्शनों को देखेंगे क्योंकि लाइफ साइंस के पोर्शन की अगर बात की जाए तो पीजीटी स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजीटी स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है आपका हाफ सिलेबस होता है, ये समझिए। और टीजीटी स्टूडेंटों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन उनको मिल जाते हैं। तो इसलिए कुल मिला के टीजीटी या पीजीटी दोनों ही स्टूडेंटों के लिए इसे पढ़ना अनिवार्य है। अगर ये कह दिया जाए कि अनिवार्य है तो भी कोई दोहराई नहीं है ना, कंपलसरी है। तो चलिए, अभी हमारे जब तक शेड्यूल नहीं तय होता है कि एग्ज़ाम कब है, क्या है या क्या डेट फिक्स है, तब तक हम क्या करते हैं, अपने लाइफ साइंस के पार्ट को फोकस करते हैं जिससे कि हमारा लाइफ साइंस का पार्ट और बेटर हो सके या और अच्छा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं मान सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, यानी हमारे शरीर में जो बॉडी वेट कहते हैं वो किसका, यानी अधिकतम क्या है हमारे शरीर में। तो याद रखेंगे हमारे शरीर में अधिकतम की अगर बात हो तो जल है, जल का है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉडी वेट जो बनता है वो पूरा हमारा खून जो लिक्विड फॉर्मेट में चलता है। जल जल कहते हैं ना कि जल है तो कल है, यानी आप भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं पर जल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। तो इसलिए जल की महत्व इतना है और जल का ही हमारे शरीर में अधिकतम भार होता है। अस्थियों का, मांस, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों का, इन सब का है। बट सबसे ज़्यादा अगर किसका है तो अधिकतम का मतलब है सबसे ज़्यादा तो जल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसलिए आपको एक्सप्लेन भी दिया जा रहा है साथ ही साथ, जिससे कि जब आप ये पीडीएफ टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे जो भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। क्योंकि ये पीडीएफ टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे डाली जाएंगी और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डालने का इनका एक ही पर्पस है कि क्या है कि जब ये डिटेल में आप पढ़ेंगे यानी इनकी व्याख्याओं को पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपको उससे कई क्वेश्चन और मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे मेन पॉइंटों को हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार यानी वाटर से बना होता है। और यहाँ पे बात की जाए एक नवजात बच्चे के शरीर के, उसके भार का लगभग 75% भाग जल का होता है। देखा हुआ नवजात बहुत क्यूट सा होता है। तो क्या होता है, क्योंकि उसमें हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से भी ज़्यादा जल की मात्रा मौजूद होती है। वहाँ पे कितनी होती है, 75 होती है। वयस्क पुरुषों के शरीर में उसके भार का कितना, उसके भार का यानी जो हमारा भार है उसका 60 से 65% भार किसका होगा, जल का होगा हमारे शरीर में वयस्क पुरुषों में। ऐसे बच्चे का अगर भार 3 किलो है तो उसका 75% भाग किसका है, जल का है। यानी 25% उसकी हड्डियों और उसका भाग है, बाद बाकी सब जल से बना हुई उसकी बॉडी, इसीलिए इतना सॉफ्ट सी दिखती है। वयस्क इसके शरीर में उसके भार का, जो वयस्क स्त्री होती हैं यानी 40 के एबव, उनके शरीर के भार का 55 से 60% भाग जल का होता है। यानी पुरुषों में वयस्क में 60 से 65 है, 10 का अंतर लेके चलिएगा, 55 से 60 है और 60 से 65 है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ 60 से शुरू है, 60 से 65 है, यहाँ 55 से 60 है। तो 5 का अंतर आपस में है। और इस तरह से यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे बॉडी भार बताया जा रहा है। चलिए, तो 5 का अंतर यहाँ पे है। ठीक है, अगर जल की बात करें तो ये प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। और जीव तंत्रों अन्य अधिकांश पदार्थ जल में ही घुले रहते हैं। इस प्रकार कोश का द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि आधारभूत तरल जल ही होता है। यानी यहाँ जिस जिस आपने देखा होगा कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ होता है, वहाँ पे भी जल होता है, ऊतक में भी होता है। अभी हमें आपको टिश्यूज़ कराने हैं, ब्लड कराना है, प्लाज्मा कराना है और यूरिन कराना है, यानी मूत्र के टॉपिक कराने हैं। तो काफ़ी टॉपिक हैं जो हमारे पीजीटी से रिलेटेड हैं। तो चलिए उन्हें आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रसन्नता होता है लगभग, तो यहाँ पे लगभग पूछा जा रहा है। तो अभी हमने देखा था कितना होता है, 60 से 65% होता है। तो यहाँ पे 65 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65। यहीं पे नवजात की बात होती तो यहाँ पे कितना हो जाता, 75% हो जाता उसके शरीर भार का। मानव शरीर में सर्वाधिक पितृ मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में
तत्व पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पे गलत नहीं करेंगे। ऑक्सीजन होता है, क्योंकि जितना अधिक ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में उतना ही हम अधिक पॉजिटिव रहते हैं, याद रखिएगा। तभी तो योगा में क्या कराया जाता है आपको, यहाँ पे ओम विलोम कराया जाता है। तो उसका पर्पस यही होता है कि आप क्या करें, वातावरण से ऑक्सीजन को खींचें और नाइट्रोजन को बाहर छोड़ें, जिससे कि आप पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव विचार रख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव में होती हैं, तो वयस्क मानव में कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं। यहीं पे अगर हो जाता नवजात बच्चे में होती हैं तो 300 होती हैं, याद रखिएगा। हड्डियों की संख्या 300, वयस्क मानव में 206, यानी घट जाती हैं, पैदा होते हैं तब हड्डियाँ बढ़ी हुई होती हैं, कुछ हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो इस तरह से बोन्स क्या है, घट जाती हैं। अगर बात की जाए वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ यानी बोन्स पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र यानी यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। और ये क्या करता है, ये कंकाल के अच्छे यानी एक्सल तथा यहाँ पे उपागीय यानी अपेंडिकुलर भाग में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में मध्यम यानी ओशीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसीलिए इसको पढ़ाया मैंने, कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अस्थियाँ जो है यानी बोन्स जो है उनमें क्या पाया जाता है, तो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक बार आ चुका क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। तथा इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। हड्डियाँ कठोर क्यों होती हैं, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ की वजह से। ये लचीली नहीं होती, कठोर होती हैं इसी वजह से, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। हड्डियों के मध्य में क्या होता है, तो ओशीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओशीन नामक प्रोटीन होता है, तो याद रखेंगे। चलिए, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, तो अब तक ज्ञात या कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछ ले, आंसर रहेगा 206, क्योंकि मानव डाला है यहाँ पे, नवजात नहीं डाला, तो 206 ही रहेगा। चलिए, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो भी कितनी है, 206 रहेगी। ऑप्शन में 206 नहीं है, तो आप उपयुक्त पर टिक लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु मानव शरीर में हड्डियों यानी बोन्स की कुल संख्या 206 होती है, जो अच्छे यानी एक्सल तथा उपाक्षय यानी अपेंडिकुलर कंकाल में बटी होती है। अस्थियाँ शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। जो अस्थियां हैं वो क्या करती हैं, शरीर का ढांचा बनाने में सहायक है तथा शरीर की जो विभिन्न अंग हैं उनकी रक्षा करने का भी कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे स्टेपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, कान बहुत सॉफ्ट हड्डियों का बना होता है, याद रखिएगा। अगर गिरते हैं तो कान की हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, तभी तो कान इस तरह से इस तरह मुड़ जाता है अगर कोई कस के पकड़ता है तो। ठीक है, स्टेपिज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फीमर है, जो जंघा में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जंघा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, लघुत्तम यानी छोटी, लघुत्तम पूछे, स्मॉल पूछे और छोटी पूछे, किसी भी फॉर्मेट में पूछे, कान है, याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 28 होती हैं। यानी ये हो मनुष्य की खोपड़ी और इसमें कितनी संख्या है, 28 है। कुछ इस तरह भागों में बटी हुई है, जिन्हें देख लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 क्या है, मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क यानी ब्रेन केस होता है। यानी ये चारों जो खगोल सा दिखता है उसका में कितनी होती हैं, 8 होती हैं, अर्थात कपाल बनाती हैं। 8 हड्डियाँ क्या करती हैं, मनुष्य का खोल यानी कपाल बनाती हैं। हेलमेट टाइप का जो सिर होता है उसका खोल कौन तैयार करती हैं, तो 8 करती हैं, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती हैं। खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं। जो हमारा चेहरा है जो सामने दिखता है उसका कंकाल कितनी हड्डियाँ बनाती हैं, तो 14 बनाती हैं। ठीक है, 14 और 8 कितना हो गया, तो याद रखेंगे यहाँ पे 14 और 8 की 22 करें तो 22 हो गया। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट चलते हैं, 22 हो गया। फिर ये देखिए 14 कहाँ पे है, चेहरे पर है, भूलेंगे नहीं। फिर शेष 6 मध्य कणों में कण अस्थियाँ यानी ईयर वॉन्स
बनाती हैं। जो आपके कान हैं उनके आसपास की जो हड्डियां हैं वो ईयर्स बोन कहलाती हैं, वो बनाती हैं 6। तो याद रखिएगा इस तरह से यहाँ पे कितनी हो गई हैं, तो 22 और 6 28 हो गई। तो इस तरह से 28 क्या होती हैं याद रखेंगे, मनुष्य के खोपड़ी में 28 हड्डियाँ या कहें अस्थियाँ यहाँ पे होती हैं, बोन्स होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे 28 होती हैं। 8 क्या थी, वो कप यानी हेलमेट टाइप का खगोल तैयार करती हैं। 14 क्या होती हैं, आगे का जो फेस होता है उसको तैयार करती हैं, यानी आगे का जो फेस है इस तरह का उसको तैयार करती हैं। देन उसके बाद जो आपके यहाँ पे 3 और 3 यानी 6 जो यहाँ पे आपकी कितनी होगी, कानों के पास की हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लवण की बात हो रही है, तो याद रखेंगे कौन सा लवण है, तो कैल्शियम और फास्फेट। ये क्या होता है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। आपको याद होगा कि इसी वजह से मानव हड्डियों से पेस्ट का निर्माण भी किया जाता है, टूथपेस्ट जिसे हम लोग पेस्ट करते हैं। कैल्शियम और फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कैल्शियम और फास्फेट की वजह से ही टूथपेस्ट में हड्डियों का मिश्रण होता है। और यहाँ पे मानव हड्डियाँ ना हो के कोई भी हड्डियाँ हो सकती हैं, जानवरों की हो सकती हैं, उनको भी मिश्रित कर लिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो ये मनुष्य के पसलियाँ पूछी जा रही हैं, तो 12 होते हैं। ठीक है, जोड़े होते हैं तो 12 होते हैं पसलियों में। फसलियाँ का मतलब समझिएगा जो जाल सा फैला होता है, इस तरह से फसलियाँ यानी इस तरह से जो जाल फैला होता है दोनों साइड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इधर 12 इधर 12 यानी 24 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी, हथार्थ 24 होती है। प्रत्येक पसली बच्चे के सामने की ओर अरुस्ती यानी यहाँ पे स्ट्रोनियम से तथा पीछे की ओर वच्छियम कशेरुकाओं से जुड़ी या संबंधित रहती हैं, यहाँ से जुड़ती हैं और यहाँ से जुड़ती हैं। पसलियाँ का कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा या कैग बनाती हैं, जिसमें फेफड़े, लंग्स तथा हृदय, हार्ट स्थित होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पसलियों का रोल है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आपका सुरक्षित रहता है। पहले पसलियों को चोट लगती है, उसके बाद आपके हार्ट पर चोट जा सकती है। ऐसे ही इसमें लंग्स, फेफड़े भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पिंजरा बनाती हैं, सुरक्षा कवच या कहेंगे हमारे इन पार्टों को जो कोमल या सॉफ्ट पार्ट हैं उनके लिए पिंजरा बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है, तो यहाँ पे ठोस होती है, क्योंकि सबसे देखा होगा कुछ लोग पुराने ज़माने के जो लोग हैं, अभी नहीं, जो वो क्या करते थे, नंगे पैर चलते थे। तो नंगे पैर चलने के कारण, कई सालों तक नंगे पैर चलने के कारण उनके जो सोल्स होते थे, तलवे होते थे, वो और ज़्यादा कठोर हो जाते थे। इतना कठोर तक देखे थे मैंने, अगर कांटा भी लग जाता था तो उन्हें माइनर मतलब थोड़ा सा असर पड़ता था, आज की जैसा असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सोल काफ़ी मजबूत हो जाते थे। तो ठोस होती है, याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, ठोस होती है, जो ऊपर से नीचे की ओर क्रम से जांघ या जंघा या पाया तथा पैर और फुट तथा यहाँ पे पेप्स में बाटी होती है। तो यानी यहाँ पे जो पूरी आपकी जंघा है उसकी नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो और ज़्यादा ये ठोस होती जाएगी। जांघ में सिर्फ एक हड्डी यानी फीमर होती है, काफ़ी लंबी हड्डी भी पूछी जाती है तो जांघ की होती है। आपने देखा होगा यहाँ से चालू होती है और जब तक ये आपका फुट पैर नहीं बन जाता तब तक ये रहती है। तो ये जांघ की क्या है, काफ़ी लंबी होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी भी होती है। तभी तो जिनका कूल्हा टूटता है, यानी उनका क्या बहुत दिक्कत आ जाती है। कूल्हा का मतलब हो गई ये तो जांघें हो गई और इनके बीच में यहाँ से निकल जाता है ये। तो इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे गुड़िया के पैर देखे होंगे आपने, उस तरह से होता है अपना भाई। तो इस तरह से ये क्या है, निकल जाता है, तो ये बहुत दिक्कत दे देता है, क्योंकि ये सबसे लंबी हड्डी होती है। तथा जंघा में टिबिया बहुत पूछा जाता था, टिबिया हड्डी कहाँ होती है, तो जंघा में होती है टिबिया। तथा यहाँ पे है फिबुला, फिबुला नामक 2 हड्डियाँ होती हैं, याद रखेंगे। जंघा में यानी फीमर में 2 हड्डियाँ होती हैं, टिबुला और फिबुला। पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि टिबुला उपस्थित रहती है तो फीमर हड्डी में या फिर जंघा की हड्डी में। और यहाँ पे फिबुला की अगर बात की जाए यानी फिबुला की, तो फिबुला भी कहाँ पे है, आपकी जंघा में या फिर कहें फीमर में स्थित है। जब पैर में 3 भाग यानी लुफ यहाँ पे टर्सिस
और तबला, ये जो नीचे का तलवा होता है, तलवा यानी सोल तथा पद, यहाँ पे पदांगुलियाँ टॉन्स होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा यानी संरचना बताई जा रही है आपके किसकी, पैर की। तो इस तरह से जो पैर होता है वो यहाँ पे आपके क्या हो गए, ये 5 उँगलियाँ हो गई, यानी अंगूठी सुनना, थंब सुनना। तो यहाँ पे इस तरह से ये इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी क्या है। तो यहाँ पे शल्य क्रिया, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन से, और इसको कहा जा रहा है। तो आर्थोप्लास्टी क्या है, यानी शल्य क्रिया में भी ऑपरेशन में ये पूछा जा रहा है कि ये वाली क्रिया क्या है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे ऑर्थोप्लास्टी किसको दी जाती है। तो आपको बस बेसिकली याद रखना है कि जो ऑर्थोप्लास्टी है उसको कौन यानी किसको ट्रीटमेंट में दी जाती है ऑर्थोप्लास्टी। तो वो हमारा रहेगा, याद रखिएगा। अभी हमने कहा था कि जो फीमर होती है वो सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की, यानी सबसे लंबी जाती है, यानी पैर से और ऊपर तक आती है, कमर तक। तो उसमें एक स्थान बताया था कि कूला टूट जाता है। तो याद रखिए कूले का मतलब होता है हिप। तो कूल्हे के जॉइंट का प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पे हिप जॉइंट, कूल्हे को क्या बोलेंगे, हिप। हिप जॉइंट टूट जाता है तो रिप्लेसमेंट करना ही क्या कहलाता है, हिप जॉइंट। यानी किसी का कूल्हा टूट जाता है और वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन की क्रिया में जो वहाँ पे यूज होता है वर्ड, वो होते हैं आर्थोप्लास्टी। जिस तरह कैंसर के ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी हो रही है, उसी तरह से जो ऑपरेशन किया जाता है कूल्हे टूटे इंसान का, हिप जॉइंट टूटे इंसान का, उसको कहा जाता है ऑर्थोप्लास्टी। क्योंकि यहाँ पे नया कूल्हा डाला जाता है या फिर उसको किसी माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जाती है। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, नया कूल्हा डाला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी मतलब हड्डी होती है। प्लस यहाँ पे किसी भी तरह का ऑपरेशन से बेटर होता है कि नए कूल्हे को डाल दिया जाए। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन को ऑर्थोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधारना और आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन या पुनः संयोजन इस शल्य क्रिया का होता है, या इस शल्य क्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो स्पाइनल कोड की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे 31, याद रखिएगा, 31 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कशेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी पायर्स यानी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की यहाँ पे सुषमनीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्वस कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ग्रंथियों आदि को सुषमना अर्थात यहाँ पे मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित यहाँ पे है कपालीय अर्थात कैनियल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्वस मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, यानी यूरिन कितना निकालते हैं हम शरीर से। तो 1.5 यानी 1.5 लीटर के आसपास यूरिन एक स्वस्थ व्यक्ति निकाल देता है अपने शरीर से। अगर मूत्र की बात की जाए तो ये कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है, याद रखेंगे। ये क्षारीय नहीं होता क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका पीएच मान 7 से इधर जाता यानी 8 की तरफ जाता तो ये कैसा हो जाता है, तो ये क्षारीय हो जाता। बट इसका पीएच मान 7 से इधर जा रहा है तो इधर की जितनी भी वैल्यू है वो कितनी हो जाती हैं, अम्लीय हो जाती हैं। जिस तरह से यहाँ वैल्यू गिरती जाती है उतनी ही अम्लता बढ़ती जाती है, याद रखेंगे। यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग इसमें उपस्थित वर्ण यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। आपने देखा होगा कभी कभी येलो, कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ कलर लिए होता है यूरिन, तो वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। मूत्रगा में भी कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो याद रखिएगा 95% होती है, यानी 95% होती है। और ये किसके, तो यूरोक्रोम यहाँ पे हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। जो यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन का विखंडन है उससे ये बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रत्यस्थ यानी एल्टास्टिक ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं स्नायु यानी लिंगोमेंट कहते हैं। ये एक साथ क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं। प्रत्यस्थ यानी प्लास्टिक से, और ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उस पकड़न को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं लिंगामेंट।
ठीक है, स्नायु कहते हैं, याद रखिएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिगामेंट वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों के अन्य हड्डियों के साथ संबंध का जोड़ का निर्माण करता है, या जोड़ होते हैं वहाँ पे लिगामेंट क्या करता है, उन्हें पकड़े रहता है। यहाँ पे देखिए, लिगामेंट हड्डियों के अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो ये भोजन के कारण थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, यानी आपने देखा होगा दांतों पे एक परत जम जाती है, उनके अधिक जम जाती है, जो या तो क्या करें, यहाँ जो दांतों की केयर या ठीक से दांतों का रखरखाव यानी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते, तो उनके क्या होता है, भोजन के कण जम जाते हैं, क्योंकि खाने के बाद कुल्ला नहीं करते। थूक होता है, मुख अम्ल होता है, मुख में भी आपको पता है कि बहुत सारे अम्ल यानी एसिड निकलते रहते हैं, अम्लीय होता है मुख, और बैक्टीरिया भी जम जाता है। बैक्टीरिया का मतलब हो गया कीड़ा भी रह जाता है। अगर बात की जाए मुख अम्ल में लार में स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। लार में पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होने के कारण ये अम्लीय होता है। अभी जो अब यूरिन था उसमें पीएच मान कितना था, 6 था। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि 7 से कम होने के कारण ये क्या होता है, अम्लीय होता है। दांतों की परत में खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन और ल्यूवेन हॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति को भी पता लगाया था। ठीक है, जो खुरचन होती है उसका अध्ययन करेंगे तो पता पड़ गया कि वहाँ पे बैक्टीरिया बैठा हुआ होता है दांतों में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि नाखून बीच में आप एक बार जरूर काटते हैं। तो नाखून कैसे हैं, मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। जहाँ रक्त संचरण नहीं होता है वहाँ उस इंसान को काटने से दर्द भी नहीं होता है। नाखून यानी नेल्स बाह्य कंकल यहाँ पे कंकाल यानी एक्स को इस यहाँ पे स्केलेटन के अंतर्गत आता है, जो कि एक यहाँ पे अल्फा जो है केराटिन्स से बने होते हैं, तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं डेड सेल से बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, मृत सेल का कोशिकाओं से बना होता है। तो मनुष्य के नाखून डेड सेल से के द्रव्य का द्वारा निर्मित होते हैं, इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि तथा दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो अस्थियों और दांत के निर्माण में किसकी आवश्यकता, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अभी हमने देखा था इनकी कमी से अस्थि तथा दांत संबंधी बीमारी हो जाती है अगर शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो वह आवश्यक नहीं पूछा जा रहा है, तो आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन किससे रिलेटेड होता है, तो याद रखेंगे आयोडीन की कमी से गहरा हो जाता है। बट आयोडीन बेसिकली अस्थियों और दांतों, यहाँ पे बात आ कि दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखेंगे ये बात सही है, आयोडीन आवश्यक नहीं है मजबूती के लिए और निर्माण के लिए। फास्फोरस, कैल्शियम और क्लोरीन ये आवश्यक है हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार हमारे क्या है 22 स्थायी चर्वक दंत यानी एक दंतीय होते हैं। हमारे मुख में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, यहाँ पे क्रंदक, रत्नक और चर्वक तथा यहाँ पे है चवड़। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या है 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। कैनियन होता है, प्रीमोडल्स होता है तथा ये मोलर्स होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिलते हैं 4 प्रकार के दांत मिलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है यानी मजबूत भाग है, तो वह है दंतवल्क, जबड़े
एनामल। एनामल जो है वो सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का। दंत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर यानी हार्ड या सफ़ेद या चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। फौलाद के टकराने पर इसमें भी यहाँ पे चिंगारी निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? तो जबड़े में। ठीक है, याद रखेंगे जबड़े में, जो अभी देखा था एनेमल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में चमड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक होती है उसमें दर्ज हुआ था। गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से गिनीज यहाँ पे गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं और उनको हमें मिलाना है। अगर बात की जाए अरुस्ती की, यानी यहाँ पे है ब्रेस्ट बोन की, अरुस्ती यानी ब्रेस्ट बोन, और ये किससे मिलेगी? ब्रेस्ट बोन। दूसरी है यहाँ पे जत्रुक यानी कॉलर बोन, और तीसरी जो हो जाएगी नीप कैप, यानी यहाँ पे है जानू फलक, और स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लडे। तो यहाँ पे शोल्डर ब्लडे इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे इनकी कोड देख लेते हैं तो क्या रहेगी। इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे अगर बात होती है ब्रेस्ट बोन की, तो ब्रेस्ट बोन क्या है? तो ब्रेस्ट बोन हमारा किधर जाएगा? तो ब्रेस्ट बोन जाएगा स्टर्नम में। ठीक है, ब्रेस्ट बोन क्या है? स्टर्नम है। अगर बात की जाए कॉलर बोन की, तो कॉलर बोन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लेविकल है। कॉलर बोन क्या है? क्लेविकल है। अगर बात की जाए यहाँ पे किसकी, तो नी कैप की, तो नी कैप क्या है? तो ये पेटेला है। नी कैप क्या है? पेटेला है। अगर बात की जाए स्कंद फलक की, यानी यहाँ पे शोल्डर ब्लेड की, तो ये हो जाएगा स्केपुला है। स्केपुला है। तो इस तरह से यहाँ पे ए का 4 और बी का 1, यानी ए का 4 और बी का 1, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर दोबारा इसकी कैसे हुई है इस तरह से, फिर दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बट दूसरे फॉर्मेट में। वहाँ हिंदी टर्म भी थे, यहाँ केवल इंग्लिश टर्मों को रखा गया है। तो ब्रेस्ट बोन पता ही है, स्टर्नम, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा। कॉलर बोन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? कॉलर बोन यहाँ पे क्लेविकल हो जाएगा। का से कॉलर और का से क्लेविकल। और नी कैप की बात की जाती है तो स्टेपुला हो जाता है। नी कैप की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे नी कैप क्या हो जाता है? पटेला हो जाता है। नी कैप क्या है? पोटेला है। ठीक है, पोटेला के बाद शोल्डर ब्लेड की बात की जाती है तो यहाँ पे स्केपुला है। साथ से शोल्डर और साथ से स्केपुला, याद रखेंगे। स्केपुला है, शोल्डर स्केपुला है, और नी कैप क्या है? पटेला है। कॉलर बोन क्या है? यहाँ पे क्लेविकल है। तो बेस्ट बोन क्या है? स्टर्नम है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम है, कॉलर बोन क्लेविकल है, और नी कैप पटेला है, और शोल्डर ब्लेड क्या है? स्केपुला है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यहाँ पे नियंत्रण केंद्र की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कशेरुक रज्जु में है, यानी स्पाइनल कोड में है। रिफ्लेक्शन एक्शन कहाँ पे होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो याद रखेंगे स्पाइनल कोड में है। ये कहाँ पे है? स्पाइनल कोड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्शन नियंत्रण कशेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड में होता है। इसमें हम उद्दीपनों स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की कितनी? 2 प्रमुख हैं, अवंदित और अनुबंधित। अवंदित और अनुबंधित। अनुबंधित का हो जाता है कंडीशनल। यहाँ पे अगर बात की जाए अनुबंधित यानी कॉन्डिनेटेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्डिनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही हमारे पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैरों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। आपने देखा होगा पैर कांटे पे पड़ जाए तो तुरंत उठा लेते हैं। आँखों की तरफ इस तरह ऐसे कोई हाथ कर दे तो तुरंत पलक झपक जाते हैं। तो ये मतलब किसका प्रकार है? तो रिफ्लेक्शन एक्शन का, यानी कुछ हुआ और तुरंत हमारे उसने परिवर्तन किया। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन एक्शन का ही प्रभाव है।
ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देखते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो भाई मानव का मस्तिष्क है और उसमें स्मरण क्षमता कहाँ होगी? स्मरण सांसें सेरिब्रम में। सेरिब्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी हम कोई भी चीज़ रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो कहाँ से? तो सेरिब्रम से। ठीक है, वो कोई चीज़ हम याद रख सकते हैं तो वो कहाँ से? सेरिब्रम से याद रखते हैं। सेरिब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा ये ऐच्छिक क्रियाओं यानी स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रण करता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनियों यानी यहाँ पे ओविडक्ट में होती है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनियों में होती है, ओविडक्ट में होती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, पीजीटी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, तो याद रखेंगे ओविडक्ट। ओवरी कराते हैं मोस्ट इंटूडेंट, बट कहाँ पे होगी? तो अंडवाहिनी में होगी, अंड ग्रंथि में नहीं होगी। ठीक है, ये और पूछा जाता है, इसे देख लेते हैं यहाँ पे। नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु में निषेचन क्रिया के दौरान युग्मक यानी जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पूछा जाता है जायगोट है, तो याद रखिएगा निषेचन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। कब होता है निषेचन? तो शुक्राणु तथा अंडाणुओं के मिलने से। तो जो द्विगुणित यानी यहाँ पे डिप्लॉयड होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म के समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से कितने दिन लगते हैं? तो 200 जहाँ पे 66 दिन लगते हैं। और या सप्ताह की बात की जाए तो 38 सप्ताह का होता है। ये कितने दिनों का होता है? 38 सप्ताह या 266 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किसी एक में शुक्राणु डिंब और निषेचित रहता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। अभी देखा था हमने, डिंब वाहिनी नली में निषेचित करता है, यानी डिंब को निषेचित करता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नली में होता है। ठीक है, डिंब वाहिनी में यानी ओविडक्ट में होता है। यहाँ पर पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब यानी ओवम को डिंब वाहिनी नली यानी फ्लूटो, यहाँ पे डिंब वाहिनी नली यानी यहाँ पे फ्लूपन ट्यूब में निषेचित करता है। यहाँ पे ट्यूब का याद रखिएगा। ये जब हम महिलाओं के क्या करेंगे, गर्भावस्था के उसको देखेंगे, प्रोसेस को, तब देखेंगे। फ्लूपन ट्यूब जो है उसमें क्या करता है? ये निषेचित करता है। ठीक है, डिंब वाहिनी नली, वहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिंब वाहिनी में कहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में। और नली भी आ जाए तो क्या हो जाएगा फिर? वो हो जाएगा यहाँ पे, वैसे याद रखिएगा, फ्लोपिन ट्यूब हो जाएगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो मतलब कितने दिनों तक वो निषेचित हो सकता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 से 2 दिनों के लिए। कब तक वो निषेचित हो सकता है? तो 1 से 2 दिनों के लिए। अगर नहीं हुआ तो बेकार चला जाता है। यानी मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात, यानी स्त्री के अंदर पहुँचने के बाद मानव शुक्राणु यानी स्पर्म अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो कितने दिनों तक मतलब उसमें निषेचन क्षमता रहती है? तो याद रखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश की जा रही है, तो आप याद रखेंगे कितने दिनों तक वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जा सकता है। तो 1 से 2 दिन के लिए, बाद में वो क्या हो जाता है? आपका अपनी क्षमता खो देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात शुक्राणु का निषेचन क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? तो अगर घंटों में पूछा जाए तो 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है। मानव भ्रूण का हृदय कब यहाँ पे स्कंद करने लगता है? तो जो मानव भ्रूण है उसका हृदय कब स्कंद करने लगेगा, यानी कब धड़कने लगेगा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका क्या करना है हमें?
यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसको देखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्कंद करने लगता अपने प्रवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। यानी कब स्कंद करने लगेगा, इसको यहाँ इस तरह से समझिएगा जैसे कोई भूड़ है, यहाँ पे इम्ब्रो है, तो क्या करेगा वो कब धड़कने लगेगा, तो चौथे सप्ताह में वो अपने धड़कने लगता है। चतुर्थ सप्ताह में क्या है, उसमें धड़कनें आ जाती हैं। मानव भ्रूण यानी ह्यूमन, यहाँ पे एम्ब्रो का हृदय अपनी परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के चतुर्थ या पंचम सप्ताह में स्कंद यानी यहाँ पे पल्सेशन करने लगता है, यानी उसकी धड़कनें आपको सुनाई देने लगती हैं। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, यानी एम्ब्रो डेवलपमेंट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये क्या है, तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास कहा जाता है, याद रखेंगे। क्योंकि अभी हमने कितने चौथे सप्ताह देखे थे, तो इसमें भ्रूण डेवलप हो जाता है तीसरे सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच, यानी 2 माह तक भ्रूण क्या है, डेवलप हो जाता है, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। और तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल यानी यहाँ पे फैक्टल पीरियड कहते हैं। और इसमें जिसमें ऊतक तथा अंगों का परिवर्तन यानी यहाँ पे मोटरेशन या शारीरिक वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के 9 माह तक वो पूरा डेवलप हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि व्यक्ति की पहली जो गुरु है या पहली सिखाने वाली कौन है, तो उसकी माँ है, क्योंकि माँ के पास ही सबसे पहले वो आता है और कुछ चीज़ें वो ऐसे ही सीख जाता है। ऐसे ही का मतलब होगा कर्ण की तरह नहीं, आप किसकी तरह, अभिमन्यु की तरह, यानी गर्भ में ही सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो यहाँ पे परिवर्तन भ्रूण से क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, तो वो हो जाएगी अल्व, यानी यहाँ पे है एमनियोन। ये क्या करती है, भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, ठीक है। यहाँ पे एमनियोन जो है भ्रूण की रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमनियोन क्या है, उल्वी तरल है, यानी यहाँ पे एमनीटोक फ्लूइड है, यानी एक लिक्विड की तरह है, भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने में बाहरी दबाव तथा धक्कों को इत्यादि से इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करता है। आपने देखा होगा बच्चे के बर्थ से पहले क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, वही लिक्विड पदार्थ क्या है, उसकी रक्षा करता है, वही होता है उल्वी तरल, यानी अमनीटोकिक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब होता है तरल पदार्थ, फ्लूइड होता है। तो इस तरह से क्या है, ये भरा रहता है, जो उसकी बाहरी सुरक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, धक्कों से, दबाव से, और किसी भी तरह की उसे चोट ना लगे उससे बचाता है। जिस तरह हमें पानी क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो लिक्विड चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, एक परत बनाए रखती हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है श्वसन क्रिया में, यानी कहें कि नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट दिन देखते हैं, श्वसन क्रिया का यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेस। एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल में अंतः श्वसन यानी क्रिया में लगभग कितना 78% और नाइट्रोजन 20%, ऑक्सीजन कितना है पॉइंट में ऑक्सीजन की वैल्यू गई है 0.0324, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा यहाँ पे है 0.5% जल वाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन तथा नियोन गैस होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए अच्छा वास यानी एक्सपीरिएशन क्रिया के नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो वो 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए तो 15.7% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखी जाए तो 3.6 तथा जल वाष्प की मात्रा देखी जाए तो 6.2 बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, अपरिवर्तित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, कई बार पूछा गया है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है औसतन कितनी बार, तो 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, ये एक वयस्क की बात हो रही है, वृद्धों में ये अधिक हो जाएगा, वृद्धों में ये कम हो जाएगा और बच्चों में ये अधिक हो जाएगा। हमारा हृदय प्रति मिनट यानी 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है।
प्रति मिनट में कितना 5 से 6 लीटर रुधिर पंप कर देता है। हृदय में एक स्कंदन यानी बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र कहा जाता है। यानी एक उसने बीट पूरा कर लिया और दूसरा बीट जब तक पूरा करेगा तो उसे कहा जाता है एक हृदय चक्र, कॉर्डिक साइकिल कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हृदय चक्र चलता रहता है। हृदय कब आराम करता है, तो जब हृदय चक्र जब बना रहा है तो एक चक्र उसने 2 धड़कनों के बीच में, ये कब आराम करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जाता है, क्योंकि इसने आराम कर लिया तो हम आराम कर जाएंगे। तो ये कब करता है, क्योंकि ये एक बार में क्या करता है, 4 से 5 लीटर तक क्या करता है, यहाँ पे देखिए ब्लड को 5 से 6 लीटर रुधिर को पंप करता है हृदय। तो जब ये 5 से 6 को पंप कर रहा है तो ये कब आराम कर पाएगा, तो जब कर पाएगा जब एक स्पंदन की समाप्ति से अगले स्पंदन की समाप्ति तक जाता है तब। तो इसी बीच में 2 धड़कनों के बीच में ये आराम करता है। केवल याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच में। अतः हृदय के 2 संकुचन के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो सीने में दर्द होता है, हार्ट अटैक में पसीना व जी मचलाना होता है, बाहें में दर्द एवं झंझनाहट होती है, यानी पूरा शरीर आपका कंपन भी करने लगता है, बट जांघों में दर्द हो ऐसा नहीं होता है हार्ट अटैक में। चलिए, क्योंकि हार्ट अटैक अब नॉर्मल बीमारियों की तरह हो गई है और इसके केसेस भी अधिक हो गए हैं। निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है, तो यानी हृदयाघात किसी को है उसके सटीक लक्षण कौन से होंगे, तो जी मचलाना हो जाएगा हृदयाघात, और तेज पसीना आना, और क्या हो जाएगा, सीने में तेज से दर्द होना। हृदयाघात या हार्ट अटैक याद रखेंगे, ठीक है, एक ही बात होती है, हृदयाघात या हार्ट अटैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यानी हृदय जो है वो उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो आपको बता दें कि हृदय में 4 होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 4 पार्टों में बटा होता है। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है, हृदय माने हार्ट, और यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ये एक दिन में कितना, 1 लाख बार धड़कता है। यह सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना, 72 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख बच्चों में विभाजित होता है, 2 ऊपरी बच्चों को दाएं तथा बाएं, यहाँ पे एस्ट्रियम, और कभी कभी इसे यहाँ पे कैरिकुला भी कहते हैं, जबकि 2 निचले बच्चों में दाएं तथा बाएं यानी वेंट्रिकल्स कहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे वेंट्रिकल्स और यहाँ पे है कैरिकल आता है, यहाँ पे कहें कि एट्रियम आता है। इस तरह से इसे 2 पार्टों में बांटा जाता है। हृदय स्कंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो यहाँ पे उपजती है, तो हृदय में ये कहाँ उपजेगी, यहाँ पे विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में। कभी कभी देखा होगा जिनका हार्ट काम नहीं करता उन्हें पेसमेकर दे दिया जाता है, या और भी आधुनिक उपकरण है जिनका उन्हें बताया जाता है या उन्हें प्रदान किए जाते हैं। और जब हार्ट अटैक की स्थिति आती है तब भी हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं जिससे कि धड़कनें चल जाएं। हृदय में एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं जिन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्कंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। जब किसी की पेसमेकर कोशिकाएं खराब हो जाती हैं तो उसे पेसमेकर मशीन लगाकर उसे स्कंदन कराया जाता है या स्कंद करना स्टार्ट हो जाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्कंदन करती है, तो जो मानव कलाई है अगर उसकी जो नाड़ी की बात की जाए तो वो कब करेगी, हृदय के बराबर, ठीक है। क्योंकि पहले के जो डॉक्टर थे या वैद्य थे वो क्या करते थे, आपकी नाड़ी को देखकर, यानी ये कहाँ होती है, तो जो आपका हाथ होता है यहाँ से जैसे ही ये शुरू होती हैं यहाँ पे ये आपकी ग्रीन यानी यहाँ पे ब्लू पसलियाँ दिखती हैं, वही होती है नाड़ी, तो हृदय के बराबर होती है 72। चलिए, मानव शरीर का तापमान, तो मानव शरीर के अगर तापमान की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, मानव शरीर का तापमान, तो यहाँ पे देख लेते हैं।
ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। बहुत बार पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घटता है, गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों और गर्मियों में एक सा रहता है। तो ना ही ये घटता है और ना ही ये बढ़ता है, चाहे ये गर्मी पड़े या जाड़ा पड़े। ठीक है, तो आप कोई भी ऑप्शन में अटकेंगे नहीं। ना ये ना घटता है और ना बढ़ता है, तो ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है। जब घटता बढ़ता नहीं है तो किसी भी ऋतु में कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव शरीर का तापमान साधारणतः कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी भी सर्दियाँ तथा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापमान में स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है, इसीलिए इसी तापमान नियंत्रण रहता है, चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी। और आप ठीक है, नियंत्रण रहता है। और यहाँ पे देखते हैं मस्तिष्क का, यहाँ पे हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया के नियता होता है। जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है वो इसको नियंत्रण करता है। एक भाग उच्च तापमान को तो दूसरा भाग निम्न तापमान को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रण केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना आने की क्रिया आरंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ाने से रोकता है। यानी जो पसीना आ जाता है तो आप ठंडे हो जाते हैं, तो तापक्रम बढ़ने से रुकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे आने लगता है तो दूसरा नियंत्रण केंद्र अपने संदेश द्वारा चयापचय तथा मांसपेशी की क्रियाओं को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है, तो तापक्रम स्थिर बना रहता है। तो इस तरह से शरीर ही जो है तापक्रम नियंत्रण तथा तापक्रम को सामान्य बनाए रखने में सहयोग करता है। क्योंकि पहला जो है क्या कर रहा है, शरीर के दो पार्ट हैं, यानी पसीना आ जाता है तो उस बार कम करके तापक्रम को बढ़ाने से रोकता है। यानी तापक्रम बढ़ा तो उसने तुरंत पसीना दे दिया, तापक्रम घटा तो उसने क्या कर दिया, उसने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था करता है। यानी क्या करता है, यहाँ पे मांसपेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है, जिससे क्या होगा, तापक्रम स्थिर बना रहेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा हाइपोथैलेमस क्या है कि एक भाग उच्च तापमान को, दूसरा भाग निम्न तापमान को बनाए रखने में काम करता। मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है, तो वह है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैविक प्रणाली का कार्य करना है तो इसमें जैविक यानी प्राकृतिक रूप से ये चीज़ है, हाइपोथैलेमस दिया गया है इंसान की बॉडी में। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण बनाए, मतलब कौन सामान्य बनाए रखने में सहयोग करता है, तो हाइपोथैलेमस। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना है, तो 7 से 8% होती है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग कितना है, 9/13 भाग होता है। 9 भाग में से 13 भाग उसका होता है, याद रखेंगे। तो आज की हमारी श्रृंखला कंप्लीट हुई, यानी आज की हमने अपनी श्रृंखला देखी थी, कौन सी थी, याद रखिएगा, मानव यहाँ पे देखिए मानव शारीरिकी यानी मनुष्य के शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चनों को हमने देखा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे इसी नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए इस बार हम देखेंगे रुधिर परिवहन तंत्र, यानी ब्लड का जो रिलेशन है किस तरह से है, कौन सा ब्लड कौन ले सकता है, ये वाली क्वेश्चन एक बन जाता है हमारे पीजीटी में। तो इस बार हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।